तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुचि। तो आप सभी दर्शकों का हमारे कार्यक्रम अन्नदाता में बहुत स्वागत है। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां, और इसके अलावा हम आपको बताते हैं क्या कुछ इस कार्यक्रम में खास है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। मूंगफली की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। पपीता के उद्यानों में लगने वाले रोग एवं उनका नियंत्रण। मूंगफली खरीफ की एक प्रमुख तिलहनी फसल है, और जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं वे अभी इसकी खेती की तैयारी में जुटे होंगे। कृषक भाइयों, यदि आप उन्नतशील किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक ढंग से इसकी खेती करेंगे तो निश्चित ही अच्छा उत्पादन आप प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन आप किस प्रकार से करें मूंगफली की वैज्ञानिक खेती, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये प्रस्तुति। मूंगफली की खेती। किसान भाइयों, खरीफ मूंगफली की सफल खेती के लिए ऐसे खेत का चुनाव करें जिसमें वर्षा के पानी के निकास की अच्छी सुविधा हो। भूमि की किस्म के अनुसार ही मूंगफली की विस्तारी, झुमका तथा अर्ध विस्तारी किस्मों का चयन करें तथा यथा संभव प्रमाणित एवं विश्वसनीय स्रोत से क्रय किया गया बीज ही काम में लेवे। खरीफ मूंगफली की बुआई का उपयुक्त समय जून से मध्य जुलाई तक है। खेत की अच्छी तैयारी के बाद दीमक प्रभावित क्षेत्रों में क्विनाल्फास 1.5% चूर्ण की 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पूर्व अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी प्रकार मिलाएं। सफेद तट के प्रकोप वाले क्षेत्रों में फोरेट 10% का, क्विनाल्फास 5% या कार्बोफ्यूरान 3% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय देवे। यदि ऐसा नहीं कर पाए हैं तो क्लोरोपाइरीफॉस 20% या क्विनाल्फास 25% की 2 लीटर मात्रा से प्रति 80 किलोग्राम बीज को उपचारित कर बुआई करें। बीज के जरिए फफूंद जनित रोगों की रोकथाम हेतु प्रति किलो बीज को 3 ग्राम थायरम या कैप्टान अथवा 2 ग्राम मैंकोजेब या कार्बेंडेजियम से उपचारित करें। कालर सड़न तथा उकठा रोगों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए 4 से 8 ग्राम ट्राइकोडर्मा से प्रति किलो बीज का उपचार लाभदायक पाया गया है। इन उपचारों के बाद 500 ग्राम राइबोजिनियम कल्चर से भी प्रति हेक्टेयर की दर से बीज का उपचार करें। ऐसा करने से परिस्थितियों के अनुसार 10 से 20 किलोग्राम से प्रति हेक्टेयर की दर से नत्रजन की बचत होती है। इतनी ही मात्रा से पीएसबी के कल्चर से बीज उपचार करने से भूमि में उपलब्ध फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। झुमका किस्मों का 100 किलोग्राम, विस्तारी किस्मों का 60 से 70 किलोग्राम तथा अर्ध विस्तारी किस्मों का 80 से 85 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से काम में लेवे।
झुमका किस्मों की बुआई 30 सेंटीमीटर तथा विस्तारी एवं अर्ध विस्तारी किस्मों की बुआई 40 से 45 सेंटीमीटर की दूर स्थित कतारों में 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर करें। झुमका किस्म में पौधों से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर तथा अन्य किस्मों में लगभग 15 सेंटीमीटर रखें। मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए असिंचित फसल में 10 किलोग्राम नत्रजन एवं 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा सिंचित फसल में 20 किलोग्राम नत्रजन एवं 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बेसल डोज के रूप में बुवाई के समय खेत में उर कर देवें। इसके अतिरिक्त 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिप्सम भी देवें। मूंगफली के खेत को कम से कम 1 माह तक खरपतवारों से मुक्त रखना आवश्यक है। इस हेतु परिस्थिति अनुसार यथोचित क्रिया अपनाएं। बुआई के 30-35 दिनों बाद झुमका किस्मों के पौधों पर मिट्टी चढ़ाएं। मूंगफली की सुइयां बनना शुरू होने के बाद जमीन की छेड़छाड़ नहीं करें। फसल में फूल आते समय, सुइयां एवं फलियां बनते समय भूमि में यथोचित नमी का रहना आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर सुविधा होने की स्थिति में 2 से 3 सिंचाई करें। मूंगफली की खड़ी फसल में लगने वाले कीटों में कतरा, सफेद लट, दीमक एवं मोयला तथा बीमारियों में टिक्का, पीलिया क्लम्प वायरस प्रमुख हैं। अतः इन कीट व्याधियों से फसल को बचाने के लिए कारगर परंतु कम खर्चीले उपाय अपनाएं। किसान भाइयों, यदि आप आज बतलाई गई उन्नत कृषि विधियों को अपनाकर मूंगफली की खेती करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और अपने प्रदेश में पपीते के बगीचे आसानी से लगभग सभी जगह पर देखे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक इनके बागों में कुछ रोगों जैसे पीत शिरा, मोजेक और सूखा रोग आदि का प्रकोप भी रहा है, जो कि पौध की बढ़वार और इसके अलावा फलों की गुणवत्ता होता है उस पर विपरीत असर डालते हैं। तो किसान भाइयों, आप कैसे करें इन रोगों का प्रबंधन, आइए जानते हैं RAU पूसा के वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार सिंह से। हमने इसको जो है इसके रोग कारक के तौर पे जो है फ्यूजेरियम सोलनी करके जो है एक फंगस जो है पाया गया। यह फंगस आज तक अभी तक पपीता में जो है नहीं पाया गया था। पहली बार यह बीमारी जो है रिपोर्ट की जा रही है और वो भी पूसा बिहार से। यदि आप जागरूक किसान हैं और आप अपने खेतों का जो है प्रतिदिन सुबह उठ के भ्रमण करते हैं, विजिट करते हैं और देखते हैं, तो जैसे ही वो आपकी पत्ती जो है सबसे कोमल पत्ती जो है वो मुरझाई हुई दिखे, उस अवस्था में आपको करना क्या है कि आप जो है कार्बेंडाजिम 2 ग्राम मात्रा पर लीटर पानी में घोल के इस सॉल्यूशन से जो है खूब बढ़िया से वहाँ की मिट्टी को जो है पटा दीजिए और यह कार्य 10 दिन के बाद आप पुनः जो है एक बार जो है दोहरा दीजिए। यदि आप ऐसा कर देते हैं तो ये देखा जा रहा है कि इसकी बीमारी रुक जा रही है। अब जो है अभी भी इसके प्रबंधन पे जो है अनुसंधान कार्य जारी है। फफूंद के नियंत्रित करने के लिए जो जब गड्ढे में आप रोपाई करने जाते हैं तो गड्ढों में ही जो है कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई कंपोस्ट जो भी हम उपयोग करते हैं उसमें हम ट्राइकोडर्मा जो है मिला लें और मिला लेने के बाद आप क्या करें, खूब बढ़िया से मिला लेने के बाद जो है इसको जो है छाए में जो है बोरे से ढक दें और 7-8 दिन के बाद जो है प्रति गड्ढा जो है कम से कम 2 से 3 किलोग्राम, यदि संभव हो तो 5 किलोग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से जो है आप जो है इस सड़ी हुई वर्मी कंपोस्ट को रोपाई के समय ही डाल दें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि यह रोग उत्पन्न करने वाले रोग कारक की वृद्धि को ही जो है रोकने का कार्य करेगा और इस तरह से जो है हम इस बीमारी को जो है शुरुआती दौर में हम देख रहे हैं कि इसके बहुत अच्छे हमको रिजल्ट मिल रहे हैं। अगर इसमें लगने वाले रोगों की बात करें तो तना विगलन रोग प्रमुखता से देखा जाता है। यह रोग पपीता के पौधों को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। रोग के प्रारंभिक लक्षण भूमि तल के समीप तनों के छाल पर मुलायम स्पंजी जल सिक्त धब्बों के रूप में प्रकट होता है। यह धब्बे धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलते हैं और तने के चारों ओर घेर कर
मेखला बना लेते हैं तथा पत्तियां मुरझाकर नीचे की ओर लटकने लगती हैं। पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। अधिक प्रकोप होने पर पौधा हवा के दबाव से तने से टूटकर गिर जाता है। इस रोग के नियंत्रण की बात करें तो जो पौधे इस रोग से ग्रसित हैं, उन्हें काट कर नष्ट कर देना चाहिए। बाग में उचित जल निकास की व्यवस्था रखें। निकाई गुड़ाई के समय यह ध्यान रखें कि पौधे की जड़ चोटिल न होने पाए। यदि इस रोग के शुरुआती लक्षण दिखाई दें तो उसी स्थिति में आप तनों पर भूमि की सतह से 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक बोर्डो पेस्ट का लेप कर दें। इस पेस्ट को बनाने के लिए आप कॉपर सल्फेट, बुझा हुआ चूना और अलसी का तेल 1:1:3 के अनुपात से तैयार करें तथा कॉपर सल्फेट और 6 किलोग्राम बुझा हुआ चूना को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 5 लीटर प्रति पौधे के हिसाब से जड़ के पास ड्रेंचिंग कर दें। यह क्रिया 15 से 20 दिनों के अंतराल पर दोहराते रहें। इससे इस रोग का प्रभावी नियंत्रण देखा गया है। इसके अतिरिक्त पपीता में एक और रोग का प्रकोप होता है जो कि विषाणु जनित है। इसको मोज़ेक के नाम से जानते हैं। इस रोग से प्रभावित पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सिकुड़ जाती हैं और पत्तियां गिरने लगती हैं। चूँकि इस रोग से प्रभावित पौधों का उपचार नहीं किया जा सकता, इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते पपीता के बाग की साफ सफाई करके खरपतवारों से मुक्त रखें तथा इस रोग के वाहक कीटों की रोकथाम के लिए आप कीटनाशी दवा का सुरक्षात्मक छिड़काव करें। इससे विषाणु वाहक कीटों का प्रकोप नहीं होगा। यदि कीटनाशकों की बात करें तो आप डाइमिथोएट या मिथाइल ओडिमेटॉन की 1.5 से 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर छिड़काव करें। इस प्रकार अगर आप पपीता के नए व पुराने पौधों की देखभाल करते रहेंगे तो आप अपने पपीते के बागान से उच्च गुणवत्ता युक्त फलों का उत्पादन प्राप्त करने में सफल रहेंगे। और ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। गर्भित दुधारू पशुओं की देखरेख एवं प्रबंधन कार्य। राजधानी सोमवार से गुरुवार रात 8 बजे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम अन्नदाता में। बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि अगली प्रस्तुति की ओर हम आपको क्या दिखा रहे हैं। और हमारे प्रदेश के अधिकतर किसान कृषि के साथ साथ दुधारू पशुओं का पालन करते हैं और अधिकांश पशुपालक सभी दुधारू पशुओं की प्रबंधन एक जैसा ही करते हैं। जब भी गर्भित पशुओं की विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है तो पशुपालक भाइयों, गर्भित पशुओं की देखभाल में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, इसकी स्वस्थ जानकारी दे रहे हैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर SK पांडे। जैसा कि हम जानते हैं कि डेयरी उद्योग को सफल बनाने के लिए आवश्यक है कि हमारी गाय और भैंसें 12 से 14 महीने के बीच प्रतिवर्ष बच्चा दें। न सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब जानवर या दुधारू गाय या भैंस जब उनका 6 महीने की गाभिन हो जाए तब उन्हें अतिरिक्त आहार देना अत्यंत आवश्यक है, जिससे न सिर्फ बच्चे का जो गर्भाशय में बच्चा पल रहा है वो स्वस्थ रहे और अच्छी तरह से उसका शारीरिक विकास हो, बल्कि इसलिए भी महत्वपूर्ण है जिससे अगली ब्यात में वो पिछली ब्यात की भी अपेक्षा अधिक से अधिक दूध दे सके। इसके लिए आवश्यक है कि जब गाय 6-7 महीने से ऊपर की गाभिन हो जाए तो उसे हम जो मेंटेनेंस राशन और प्रोडक्शन राशन है उसके अतिरिक्त हमें प्रत्येक गाय को या भैंस को 1.5 से 2 किलोग्राम अतिरिक्त कंसंट्रेट राशन या संपूरक आहार अनिवार्य रूप से देना चाहिए। जब गाय 7 महीने की पूर्ण हो जाए और 10 महीने उसको लगातार दूध देते हो जाए तो उससे दूध लेना बंद कर देना चाहिए। दूध लेना बंद करना यानी गाय को शुष्क करना, यह एक वैज्ञानिक तरीका होता है। इसको अगर सही तरह से हमारे किसान भाई नहीं अपनाते हैं तो बहुत भारी क्षति उठानी पड़ती है। होता क्या है कि जो
अधिक दूध देने वाली गाय और भैंसें हैं उनमें अगर हम अचानक दूध लेना या दूध निकालना बंद कर दें तो दूध जो है ना थनों के अंदर रह जाता है और वो जो है ना अंदर फट जाता है और विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु हैं उसमें विकसित होने लगते हैं और थनैला नाम का रोग उत्पन्न कर देते हैं और उनके दबाने से उसमें मवाद आ रहा है। उसका एकमात्र ये कारण है कि हम सही ढंग से दूध का शुष्क नहीं किया है। तो इसका तरीका ये है कि हम जानवर को सबसे पहले उसका जो हम दूध देते समय या दूध देते वक्त जो आहार था उसमें क्रमशः कमी ला दें। दूध का निर्माण भी थनों के अंदर से कम होता जाएगा। इसके अतिरिक्त हम 1 हफ्ते तक ये प्रक्रिया अपनाएं। फिर भी जब हम देखें कि दूध में बहुत ज़्यादा कमी नहीं हो रही है तो हम क्या करें कि 1-1 दिन के अंतराल से गाय को लगाएं। फिर इसके बाद जो है ना 2 दिन 3 दिन के अंतराल से कम लगाएं। तो ऐसा करने से, ये प्रक्रिया अपनाने से और साथ ही साथ दाने में कमी करने से उसके दूध में अपने आप कमी हो जाएगी और दूध जो है ना निकलना थनों से बंद हो जाएगा। और अंतिम दिन जब हम दूध लें गाय से या भैंस से तो उसके थनों में जो एंटीबायोटिक जो ट्यूब्स होती हैं या मलहम होता है अनिवार्य रूप से उसको डाल करके हम थनों की सीलिंग कर दें, जिससे बाहर से जो ना जीवाणु अंदर प्रवेश ना करें और किसी भी प्रकार का चांस ना हो कि उनको थनैला रोग होने पाए। न सिर्फ ये बल्कि उनके आवास का भी ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। हमें ऐसे पशुओं को जिनको 2-3 महीने अब ब्याने को रह गए हैं, दूध लेना हमने बंद कर दिया है, तो उन्हें अगर हमारे पास सुविधा उपलब्ध है तो उन्हें काविंग बॉक्स में रखना चाहिए। यानी जो झुंड हमारा सामान्य होता है जिसमें दुधारू जानवर हैं उनसे अलग रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है बच्चे का कम विकास होता है, साथ ही अगली ब्यात में दूध कम पैदा होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि अगर हम विटामिन डी का इंजेक्शन दे दें तो विटामिन डी जो है ना कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में, यानी जो भी आहार में हम दे रहे हैं उसको प्रॉपर उचित ढंग से अवशोषित करने में बहुत ही सहायक होता है। वैसे सामान्य रूप से अगर हमारे पशु धूप में निकल रहे हैं बाहर एक्सरसाइज के लिए, पानी पीने के लिए या थोड़े समय के लिए चरने के लिए, तो सूर्य के प्रकाश से पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी जो है ना उनकी त्वचा से अवशोषित हो जाता है। लेकिन अगर हम ऐसा पाते हैं, हमारा ऐसा अनुभव बताता है कि पिछली बार ऐसा तो हमने किया था लेकिन कमी रह गई थी, बच्चे का विकास अच्छे से नहीं हो पाया था, तो हम अतिरिक्त रूप से विटामिन डी का इंजेक्शन और साथ ही ये विटामिन और इनका मिनरल मिक्सचर, तो इसको अगर हम इसकी आपूर्ति कर देंगे तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो ये बहुत ही डेयरी का एक बहुत प्रमुख सिद्धांत है कि जितना हम दुधारू जानवरों की सेवा करते हैं या उनका ध्यान रखते हैं, सतर्क रहते हैं, उतनी ही सतर्कता हम अनिवार्य रूप गर्भित पशुओं का भी जो कि शुष्क काल में रहते हैं उनका भी ध्यान रखें। नकदी फसलों में गन्ना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है और इसके लिए खेती का दायरा भी हमारे प्रदेश में तेजी से बढ़ता जा रहा है। वर्तमान समय में शरदकालीन गन्ने की फसल में जड़ व तना छेदक कीट का प्रकोप देखा जा रहा है, जो कि इस फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, इन हानिकारक कीटों का नियंत्रण आप कैसे करेंगे, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं RAU पूसा के डॉक्टर हरिचंद्र। पैदावार में कमी के बहुत सारे कारक हैं, लेकिन उनमें कीट भी हमारी गन्ने की फसल को रोपाई से लेकर कटाई तक आक्रमण करते रहते हैं। गन्ना की फसल जिस स्थिति में है उसमें प्रमुख कीटों में रूट बोरर, सूट बोरर और कुछ समय बाद टॉप बोरर का भी आक्रमण होने की संभावना है। हम रूट बोरर की बात करते हैं आपके सामने। सर्वप्रथम रूट बोरर ये मटमैले रंग के एक पतंगा होता है और इसकी जो अवस्था है वो पिल्लू, इसको लार्वी कहते हैं, वो डैमेज करता है। ये गन्ने की फसल के प्रारंभिक अवस्था में बोने के करीब 60 से 90 दिन के बाद इसका आक्रमण प्रारंभ हो जाता है और ये कोमल भाग को क्षति करता है। इसकी सही पहचान, इसके आक्रमण की पहचान आप तब कर सकते हैं जब गन्ने के पौधे का ऊपरी भाग
पीला पड़ जाता है और अगर उसको हम खींचते हैं तो आसानी से नहीं खींचता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें रूट बोरर का आक्रमण हुआ है। इसी तरह से इसको पिहका कहते हैं, जो पीला भाग ऊपर का हो जाता है। अगर हम शूट बोरर की बात करें तो आक्रमण की क्षति के लक्षण तकरीबन रूट बोरर से मिलते जुलते हैं, लेकिन पिहका को अगर हम खींचते हैं तो पिहका शूट बोरर के केस में आसानी से खिंच जाता है। तो यहाँ इन दोनों के आक्रमण के लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं। इनकी रोकथाम की जहाँ तक बात है, उसके लिए मैकेनिकल कंट्रोल बहुत ही कारगर सिद्ध हुआ है। जिस गन्ने के पौधे में इसका आक्रमण आपको दिखाई पड़े, खुरपी की मदद से आप जमीन से 4 से 5 इंच आक्रमित पौधे को आप निकाल देते हैं, तो निकाल करके उसको दूसरी जगह नष्ट कर दीजिए, जिससे उसका फैलाव प्रसार नहीं होगा। और दवा के रूप में कार्बोफ्यूरॉन की 3G की मात्रा आप अप्लाई करके फरों में डाल करके और मिट्टी चढ़ा दें, और मिट्टी चढ़ाने के बाद सिंचाई कर देने से इन दोनों कीट का आक्रमण काफ़ी हद तक रोकथाम की जा सकती है। किसान भाइयों, हमारा अभी अब शीर्ष छिद्रक के आने की भी संभावना होगी। जैसा कि आप जानते हैं, शीर्ष छिद्रक के आक्रमण से गन्ना में छिद्रक छेद करके ऊपरी भाग से पत्ती की मदद से इसकी भी लार्वी और पिल्लू ही आक्रमण करते हैं, और वो जा करके छेद करके गन्ने के भीतरी गूदे को खाकर नुकसान करते हैं। चूँकि हमारे गन्ने में गन्ना में जो नोट फॉर्मेशन होती है वो हमारी मई के से स्टार्ट हो जाती है। अगर उस केस में भी बंची टॉप हमको दिखाई दे, उसको भी हमें निकाल करके और दूसरी जगह नष्ट कर देते हैं, तो हमारा गन्ना जो है फिर जर्मिनेट करके हमारे गन्ने की संख्या प्रति हेक्टर कमी नहीं होगी। और उसके लिए भी कार्बोफ्यूरॉन, जैसा मैंने पूर्व में बताया, वही देख करके आप इन तीनों कीटों से आप निजात पा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मैकेनिकल कंट्रोल अधिक प्रभावकारी है छिद्रक के केस में, और अपनी निगरानी अवश्य रखें। इसके लिए देखभाल बहुत ज़रूरी है। किसान भाइयों, देखभाल अगर नियमित आप करते हैं 10-15 दिन के अंतराल पे, तो आपकी फसल में कीट छिद्रक कीट हैं जो ज़्यादा नुकसान करते हैं, आपकी पैदावार को कम करते हैं, वो निगरानी से बहुत हद तक आप कम पैसे में अपनी फसल को सुरक्षित। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। जिला रांची के कृषक साधु महली, आप अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कुसमी लाख को शत्रु कीटों से बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो साधु महली जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। आप अपने फसल पर देख रहे हैं कि उस पर एक खास शत्रु जो है हमारा क्राइसोपा करके एक शत्रु है, कीट है, उसका आक्रमण होता है। और आक्रमण करते समय वो अपना लक्षण दिखाता है। लक्षण ये दिखाता है कि हमारा जहाँ जहाँ पर फसल लगा हुआ है, फसल के ऊपर जहाँ लाख कीट बैठे हुए हैं, जहाँ पर उनका बैठने का घनत्व ज़्यादा है, वहाँ पर हमारा ये लाख का जो शत्रु कीट है, प्रमुख शत्रु कीट है, ये वहाँ पर अपना अंडा दे देता है। ये अंडा झुंड में भी होता है या 1, 2 या 3 भी हो सकता है। ये जो अंडा जो दिखेगा सफ़ेद रंग के धागे में, ऊपर में इसका गोल एक गुंबद बना रहता है जो शुरू में हरा रंग का होता है। यही क्राइसोपा का अंडा का पहचान है। और 5 से 6 दिन के अंदर में वो अंडा जो है धीरे धीरे भूरा होने लगता है। भूरा होने के बाद से वो हैच कर जाता है और वहाँ से लार्वा निकल जाता है। अब ये लार्वा हमारा जो है, एक तरह से देखा जाए तो क्राइसोपा का जो लार्वा है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक एक तरह से शत्रु कीट है, खास करके कुसमी लाख के लिए। तो अगर हमें इसको अगर तुरंत
अगर मारना है तो हमें सबसे अच्छा दवा है ये बम्बार्ड दवा 30 ml, बेवेस्टीन पाउडर 15 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल बना करके बढ़िया से उसको मिला लिया जाए। जहाँ जहाँ पर लाह लगा हुआ है वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर सफ़ेदी आ गया है लाह के डाली के ऊपर, तो वो सफ़ेदी को हमको हल्का सा इस तरह से दवा डालना है कि जिससे वो पूरा परत जो है भींग जाए और इस तरह से हमारा फसल जो है बच जाएगा। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। तरबूज की सफल खेती, एक किसान का अनुभव। वैज्ञानिक विधि से तिल की खेती पर जानकारी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता आप नोट कर सकते हैं, anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर जो कि है 180042544085 पर दोपहर 2 से लेकर 3 बजे के बीच कभी भी आप संपर्क हमें कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए आप इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।